गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। और दिल्ली सल्तनत पे आप लोगों ने पिछली क्लासों में पढ़ा कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 ईस्वी से होती है और 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत जो है भारत पे राज्य करता है। और ये यह पीरियड दिल्ली सल्तनत के नाम से जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत के इस पीरियड में कुल 5 वंशों ने राज्य किया था। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। इस 5 वंशों में से पिछली क्लासों में हम लोगों ने 2 वंशों को पढ़ा और लगातार अब हम तीसरे वंश के विषय में पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इस तीसरे वंश तुगलक वंश के विषय में पढ़ा था कि तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में किया और 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। अब गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद तुगलक वंश की सत्ता पर उसका पुत्र जिसका नाम जौना खां है, जो मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के साथ दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर 1325 ईस्वी में बैठता है। तो आज हम मोहम्मद बिन तुगलक की का इतिहास पढ़ेंगे। ये एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसे समझने का आप प्रयास करें कि तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की और 1325 ईस्वी में वह जब बंगाल विजय करके लौट रहा था, उसके विजय अभियान से काफी उत्साहित होकर उसके स्वागत के लिए उसका पुत्र जौना खां, जो इतिहास में कभी कभी इसे उलुग खां के नाम से भी जानते हैं, तो जौना खां उसके स्वागत के लिए दिल्ली के बाहर एक भव्य आयोजन किया और एक काष्ठ के लकड़ी के महल का निर्माण करवाया। जब गयासुद्दीन तुगलक पहुंचता है और उसका स्वागत होता है, स्वागत समारोह में ही जब वह उस काष्ठ के महल में प्रवेश करता है तो अकस्मात जो है महल ध्वस्त हो जाता है और उसी में दबकर गयासुद्दीन तुगलक की कहानी खत्म हो जाती है। पिछली क्लासों में मैंने बताया भी था निजामुद्दीन औलिया का कथन कि निजामुद्दीन औलिया ने कहा था कि सुल्तान दिल्ली दूर है और यह उसका कथन अक्षरतः सत्य साबित हुआ। पिता की मृत्यु के बाद जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि के साथ 1325 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठता है। क्लियर है? मोहम्मद बिन तुगलक 1325 ईस्वी में, मूल नाम जिसका जौना खां है, पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 में गद्दी पर बैठता है। गद्दी पर जब बैठा तो कहा जाता है, तारीख फिरोज शाही में जियाउद्दीन बर्नी कहते हैं कि जब यह गद्दी पर बैठा तो हाथी पर सवार हो गया और जब यह दिल्ली में प्रवेश करता है, जब घोषणा हो जाती है कि मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली का सुल्तान बनाया जाता है, तो हीरे और जवाहरातों से दिल्ली के सभी घरों की जो परछतें थी उसे पाट दिया। यानी कि हीरे और जवाहरात खूब लुटाए और मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बनता है। एक बात देखें कि मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान है। इसके इतना विद्वान दिल्ली सल्तनत में कोई भी सुल्तान इस सुल्तान जैसा विद्वान नहीं हुआ। यह काफी शिक्षित है और विद्वान भी। अब देखें इधर कि जनता द्वारा इसे कुछ उपाधियां दी गई। अब देखें कि इतना विद्वान सुल्तान, अब ऐसे सुल्तान को जनता स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु सुल्तान के नाम से संबोधित करती है। स्वप्नशील, पागल, रक्त पिपासु नामक सुल्तान से उपाधि से नवाजती है। क्यों? कारण क्या था? यह सुल्तान जब गद्दी पर बैठता है तो इसने अपने 5 प्रयोग किए। यह अपने 5 प्रयोगों के लिए काफी जाना जाता है। यह प्रयोग है इसके दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। दोआब का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, यानी 2 पानियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। 2 मीन्स 2, आब मीन्स पानी। 2 पानियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहते हैं। यह गंगा यमुना के दोआब उत्तर प्रदेश में टैक्स बढ़ाता है, भू राजस्व की दर की वृद्धि करता है। ज्यादातर इसके काल में जो भू राजस्व लिया गया वह 1/3 था।
लेकिन दोआब क्षेत्र में इसने कितना कर दिया, तो दोआब क्षेत्र में इसने 1/2 कर दिया। लगभग 33% जो है भू राजस्व यह पूरे सल्तनत से वसूल करता है, लेकिन दोआब क्षेत्र से इसने भू राजस्व की दर बढ़ाकर दोआब क्षेत्र की 1/2 कर दिया। अब इस 1/2 करने का कारण क्या था, ये देखें। जैसे यह 1/2 करता है, पहले यह समझें कि जैसे यह दोआब क्षेत्र में भू राजस्व की दर 1/2 करता है, वैसे ही जनता विद्रोह कर देती है और कर जितने कर अधिकारी कर्मचारी होते हैं, जब वह कर वसूल करने जाते हैं, उन्हें मारकर भगा देती है। याद करें, पिछली क्लास में जब हम पढ़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी वंश का काफी शक्तिशाली सुल्तान है। खिलजी वंश का यह सुल्तान पूरे दिल्ली सल्तनत से, ठीक है, यह 1/2 यह 1/2 जो है टैक्स वसूल करता है, यानी भू राजस्व जो है लगभग 50% वसूल करता है और जनता विद्रोह नहीं करती है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के समय मात्र मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी भू राजस्व व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए मात्र दोआब प्रदेश में क्षेत्र में जो है भू राजस्व की दर की वृद्धि की है और इसके खिलाफ बगावत हो गया, विद्रोह हो गया। दोआब क्षेत्र मजबूरन जो है मोहम्मद बिन तुगलक को यह फरमान अपना कि दोआब क्षेत्र की भू राजस्व की दर बढ़ाई जाए वापस लेना पड़ता है और यह इसका प्रयोग असफल रहता है। प्रथम प्रयोग है यह इसका। अब देखें कि दोआब क्षेत्र में इसे भू राजस्व की दर बढ़ानी क्यों पड़ी। यह काफी विद्वान सुल्तान है और यह चाहता है कि हमारी जो रियाया है, हमारी क्षेत्र की जो जनता है, वह काफी खुशहाल रहे और अधिकतम जनता का जो व्यवसाय है वह कृषि था। जब तक कृषि का उत्पादन अगर बेहतर नहीं होगा तो वह उसकी जनता खुशहाल कैसे रहे। तो कृषि का उत्पादन बेहतर हो, इसके लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक कृषि विभाग की स्थापना की है, जिसे हम क्या कहते हैं, दीवान एक को ही कहते हैं। यह कृषि विभाग है। अब इस कृषि विभाग का कार्य था कि कृषि के विकास के लिए क्या जरूरत है, कैसे विकास किया जाए, किन किन चीजों का सुधार किया जाए, कैसे बीजों का सुधार किया जाए, सिंचाई व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए, इन सभी कार्यों को कृषि विभाग देखता है। इसी विभाग के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने एक ऋण देने की परंपरा शुरू की, जिसे हम तकाबी ऋण कहते हैं। तकाबी का अर्थ होता है अग्रिम ऋण। किसानों के कृषि कार्य के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने तकाबी ऋण दिया। यह ऋण इसलिए दिया कि किसान अपनी आय को बढ़ाएं, अपने खुशहाल रहें और साथ ही साथ धीरे धीरे जब उनका उत्पादन बढ़ जाए तो ये हमारे द्वारा दिया गया ऋण पुनः हमारे सल्तनत के खजाने में जमा कर दे, सुल्तान के खजाने में जमा कर दे। आधुनिक सरकारें, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था भारत की सरकार ने भारतीय किसानों के आय के सुधार के लिए, विकास के लिए कृषि ऋण की व्यवस्था की है, जो केसीसी के माध्यम से, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किसानों को दिया जाता है। इसी तरह की कुछ व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक ने तकाबी ऋण द्वारा किया, जिससे कि किसान उच्च किस्म की बीज, खाद खरीद सके और ज्यादातर जोर उसने जो है कैश क्रॉप पर दिया, यानी नकदी फसलों पर ध्यान दिया, जैसे अंगूर की खेती, आम की खेती, फलों की खेती, सब्जियों की खेती। इसके लिए इसने तकाबी ऋण दिया। लेकिन हुआ क्या, आज की तरह ही जैसे आप देखते हैं कि जो भारत की सरकार ने केसीसी की व्यवस्था की है कि किसान अपनी आय को बढ़ाएं, किसान अपने उत्पादन को बढ़ाएं, तो किसान यह ऋण अपने उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए नहीं, अपने घर बनाने के लिए, लड़कियों की शादी करने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए यूज कर लेते हैं। और वह जब लड़की की शादी में, घर बनाने में, ऐसे अनुत्पादक कार्यों में जब वह इस पूंजी को खर्च कर देता है तो उसे अब बैंक को देना भी मुश्किल हो जाता है। यही स्थिति होती है कि जो तकाबी ऋण मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया, किसानों ने इसका दुरुपयोग किया। उसने अपनी लड़कियों की शादी की, घर बनवाए और अन्य तरह के विलासितापूर्ण कार्य किए, लेकिन कृषि में किसी भी तरह का उसने उपयोग इस पैसे का नहीं किया, जिसके फलस्वरूप कृषि का उत्पादन घट गया और साथ ही साथ एक किसान इस कर्ज को चुकाने में असफल हो गए, नाकाम साबित होने लगे। जब सुल्तान के अधिकारी
इस क्षेत्र में जाते हैं किसानों से तकावी इस ऋण की वसूली के लिए, तो जनता मारकर उन्हें भगा देती है, उन कर्मचारियों अधिकारियों को। अब मोहम्मद बिन तुगलक को यह जब सूचना मिलती है तो तुगलक कहता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, ये हमारी रियाया है और ऐसी गलती कर रही है तो थोड़ा सा खजाना तो खाली हो गया है, क्योंकि इनको तकावी ऋण ज्यादा दे दिया है। कहा कि इस खजाने को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, जो लॉस हुआ है इसे पूर्ति के लिए उसने कहा कि दोआब क्षेत्र, क्योंकि दोआब क्षेत्र उस समय काफी उपजाऊ क्षेत्र था और उस क्षेत्र में अगर भू राजस्व की दर बढ़ा भी दी जाती है तो किसानों को कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता, इसलिए वह किसान भू राजस्व की दर बढ़ाता है। लेकिन जनता विद्रोह कर देती है, क्योंकि यह सुल्तान काफी विनम्र है, नम सुल्तान है, शिक्षित सुल्तान है और जनता को किसी भी तरह का कष्ट देना नहीं चाहता है, इसलिए जनता इसके खिलाफ दोआब की जनता विद्रोह कर देती है। जबकि यही पिछली क्लासों में आपने देखा कि इसके पहले एक सुल्तान आया था अलाउद्दीन खिलजी, जो पूरे दिल्ली सल्तनत से 50% कर वसूल करता है, लेकिन उसके भय से जनता चू तक नहीं करती है। तो मोहम्मद बिन तुगलक का प्रथम प्रयोग दोआब ने कर वृद्धि, यह असफल हो गया। अब इसका दूसरा प्रयोग था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के काल में हुआ था। इतना बड़ा क्षेत्र, इतने बड़े क्षेत्र पर अभी तक जितने भी सुल्तान आए थे उसमें से किसी ने राज्य नहीं किया था। दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य काफी विशाल होने के, विस्तृत होने के कारण दिल्ली से उस पर कंट्रोल करना मुश्किल लग रहा था। मोहम्मद बिन तुगलक ने सोचा कि इसके लिए ऐसा सेंटर चूज किया जाए जहां से कि दोनों तरफ भारत के उत्तरी हिस्से में और दक्षिणी हिस्से पर आसानी से जो है कंट्रोल किया जा सके। इसी के उद्देश्य से मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद, इसका पुराना जो नाम था देवगिरी, देवगिरी का नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद कर दिया था, तो यह राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाता है, यानी देवगिरी ले जाता है। कब? तो 1326-27 की घटना है। अब देखें, इसमें इसामी और बर्नी अलग अलग बातें कहते हैं। जियाउद्दीन बर्नी का कहना है कि प्रशासनिक दृष्टि से इस राजधानी का परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इसामी का कहना है कि यह पागल बादशाह है, यह आताताई है, यह काफी जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए, दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए इसने राजधानी परिवर्तन का निर्णय लिया है। क्योंकि कहता है इसामी कि जब यह सुल्तान बना था तो सबके घरों में, सबके आंगनों में, सबके परकोटे पर, छतों पर इसने हीरे और जवाहरातों की जो है बारिश सी कर दी थी। लेकिन दिल्ली की जनता धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद गालियां लिख लिख कर पेज पे इसके जो है घरों के अंदर डाला करती है, इसके आंगन में फेंका करती है। दिल्ली की जनता से यह सुल्तान काफी नाराज है। यह कथन इसामी का है। ये इसामी कहते हैं कि यह काफी नाराज है और दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए इसने अपनी राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद कर दिया। इसमें कई सारी कहानियां हैं, तो ये आप समझें कि यह विशेषकर राजधानी जो है दोनों तरफ से बैलेंस रहे, बीच में रहे, इसीलिए यह दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी राजधानी ले जाता है। दौलताबाद का प्राचीन नाम देवगिरी है। देवगिरी का नाम बदलकर मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद कर दिया है। अब जैसे यह दौलताबाद पहुंचता है और कुछ दिनों तक रहता है, तब तक वहां महामारी फैल जाती है। मजबूरन मोहम्मद बिन तुगलक को पुनः दिल्ली से दौलताबाद आना पड़ता है। यह भी इसका प्रयोग असफल होता है। इसके 5 प्रयोग हैं और ये पांचों प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक के असफल रहे। परिस्थितियां कुछ ऐसी रही और कुछ मोहम्मद बिन तुगलक प्रारंभिक दौरों में काफी लचीला और जनता का जो है काफी बात मानने वाला सुल्तान था और जनता ने इसके भोलेपन का, इसकी विनम्रता का मिसयूज किया। अब देखिए सांकेतिक मुद्रा का चलन। अब स्थिति यह है कि दिल्ली सल्तनत में चांदी की कमी हो गई है। चांदी की कमी को पाटने के लिए, जनता को किसी तरह का कष्ट न हो इसके लिए उसने सांकेतिक मुद्रा चलाया। सांकेतिक मुद्रा का अर्थ होता है कि जैसे कि
मुद्रा होगी तांबे की या पीतल की, और उसका मूल्य होगा, अगर 100 ग्राम तांबे की मुद्रा होगी, 100 ग्राम तांबे की मुद्रा है, तो उसका मूल्य 100 ग्राम चांदी के बराबर होगा। बात समझ में आई कि 100 ग्राम यदि तांबे की मुद्रा है, लेकिन उसका मूल्य किसके बराबर होगा, तो 100 ग्राम चांदी के मूल्य के बराबर होगा। इसी को सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। ठीक है, मुद्रा भले किसी भी धातु में हो, लेकिन मूल्यवान धातु का मूल्य वह जो है धारण करती है। तो उस समय चांदी की कमी सल्तनत को महसूस हो रही थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवा दिए। अब इस तांबे के जो सिक्के थे, इसका मूल्य निर्धारित किससे होता था, तो चांदी से। इसका मूल्य निर्धारित कर दिया चांदी का। 100 ग्राम तांबे का मूल्य 100 ग्राम चांदी के मूल्य के बराबर हो गया। इसी को सांकेतिक सिक्का कहते हैं। समझ में आ गई कि यानी संकेत है 100 ग्राम तांबा है, ये केवल संकेत मात्र है। इसका मूल्य किसके बराबर है, चांदी के मूल्य के बराबर है। समझ में आ गया। जैसे आज भी हम यूज करते हैं कागज की मुद्रा, अगर 2000 की मुद्रा का यूज करते हैं, तो इस कागज का मूल्य जो है सांकेतिक मूल्य है, यह 100 जो है 2000 के जो गोल्ड है उसके मूल्य के बराबर होता है। बात समझ में आ गया। तो सांकेतिक मुद्रा, अब देखें कि इसके पहला प्रयोग दोआब में कर वृद्धि, जनता ने विद्रोह कर दिया, वापस लेना पड़ा। राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले गया, प्लेग फैल गया, महामारी फैल गई, जिससे वापस लाना पड़ा। पुनः सांकेतिक मुद्रा का चलन किया। अब जियाउद्दीन बर्नी अपनी पुस्तक तारीख फिरोजशाही में कहते हैं कि दिल्ली का वह ऐसा एक भी घर नहीं बचा जिस घर में टकसाल नहीं बन गए हों। सबने अपने बर्तनों को पिघलाकर, तांबे के बर्तनों को पिघलाकर जो है मुहरे बना दी, मुद्रा बना दिया, पैसा बना दिया। तो अब समझे कि घर घर टकसाल बन गया, जिससे कि अर्थव्यवस्था में काफी जो है गिरावट आ गई, क्योंकि अब जो है मुद्रा का मूल्य काफी गिर गया, क्योंकि ये सांकेतिक मुद्रा का चलन इसका असफल रहा। घर घर अब मुद्राएं बनने लगी। पहले तो केवल सुल्तान मुद्रा बनाता था जब चांदी की मुद्रा थी। जैसे तांबे की मुद्रा हुई तो घर घर टकसाल हो गया। सबके लिए तांबा जो है काफी जो है पहुंच के अंदर था। सबने अपने घर के बर्तनों को जहां से मार्केट से उठाया और घर घर टकसाल बन गए, जिससे मुद्रा स्फीति आ गई। अब देखें कि ये तीनों प्रयोग इसके असफल हो गए। खुरासान यह मध्य एशिया में एक जगह हुआ करता था, जो सामरिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण जगह था। इस क्षेत्र को जीतने पर शायद मोहम्मद बिन तुगलक की जो है प्रतिष्ठा जनता की नजरों में बढ़ जाती। इसके लिए उसने एक विशाल सेना रखा और खुरासान अभियान की तैयारी करने लगा। 1 साल तक लगभग एक विशाल सेना का लालन पालन किया इसने, और जब इसकी तैयारी पूरी हो गई तब तक खुरासान का महत्व ही घट गया, क्योंकि मध्य एशिया की राजनीति में खुरासान जो है काफी जो है अराजकता सी फैल गई और खुरासान का महत्व शून्य हो गया। तो यह प्रयोग भी जिसका की तैयारी उसने किया था, यह भी असफल हुआ। कराचील अभियान, यह भी एक अभियान है। कराचील एक प्लेस था। इस प्लेस को जीतने के लिए वह एक विशाल सेना ले गया, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के फलस्वरूप यह भी उसका जो है प्रयास अभियान असफल रहा। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने जीवन में लगभग ये 5 जो है काफी बड़े लेवल के सुधार करने का प्रयास किया, और ये 5 प्रयोग मोहम्मद बिन तुगलक के असफल होते हैं। पहला द्वाब में कर वृद्धि, दूसरा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना, तीसरा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चौथा खुरासान अभियान, 5वां कराचील अभियान। अब आप लोगों ने देखा कि इतना शिक्षित सुल्तान जो भी करता है उसमें असफल होता है। अब देखिए अगली कड़ी में इसने आपने देखा था कि कृषि के सुधार के लिए इसने कार्य किया है और एक तकावी ऋण दिया, यानी अग्रिम ऋण देता है। कृषि के विकास के लिए इसने कृषि विभाग की स्थापना की है, जिसे दीवान ए कोही नाम से जानते हैं, कृषि विभाग है। अब देखिए आगे कि मोहम्मद बिन तुगलक ये जो राजधानी परिवर्तन किया, पिछली क्लासों में हम अभी बता ही रहे थे कि प्रशासनिक सुधार की दृष्टि से इसने दिल्ली से दौलताबाद राजधानी ले जाता है। दिल्ली राजधानी देवगिरी ले गया, देवगिरी का नाम दौलताबाद रखा। पिछली क्लास में ये अभी चर्चा कर चुके हैं कि
जब ये राजधानी परिवर्तित करता है तो नाम उसका क्या है, पुराना नाम देवगिरी है, और इसका नाम बदलकर क्या कर देता है सुल्तान, दौलताबाद कर देता है। महामारी फैलने के फलस्वरूप इसने वापस ले लिया। चांदी की कमी से निपटने के लिए इसने क्या किया था, सांकेतिक सिक्का का चलन शुरू किया। लेकिन बर्नी अपनी पुस्तक में कहता है, तारीखे फिरोजशाही में सांकेतिक मुद्रा के चलन की जानकारी देता है। अब अभी बता रहे थे कि सांकेतिक मुद्रा का चलन क्यों करता है, कि चांदी की कमी से निपटने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक सिक्का चलाता है। अब बर्नी कहता है, इसकी जानकारी कौन देता है कि सांकेतिक सिक्का का प्रचलन किया, तो जियाउद्दीन बर्नी अपनी पुस्तक तारीखे फिरोजशाही, पुस्तक का नाम याद रखेंगे, काफी महत्वपूर्ण है। तारीखे फिरोजशाही में कहता है कि किस तरह की व्यवस्था हुई, कैसे सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करता है और कैसे यह प्रचलन असफल हो जाता है। ये पूरी कहानी अभी आपको मैं बता चुका हूं। अब इसके बाद से एक बहुत प्रसिद्ध है एग्जाम की दृष्टि से कि अफ्रीका महादेश के मोरक्को देश से एक यात्री आता है जिसका नाम है इब्न बतूता। अफ्रीका महादेश के मोरक्को देश से एक यात्री आता है जिसका नाम है इब्न बतूता। 1333 एडी में आता है, 1333 ईस्वी में आता है और 1342 ईस्वी तक यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता है। जैसे यह आता है, दिल्ली का काजी, दिल्ली का मुख्य न्यायाधीश इसे मोहम्मद बिन तुगलक बना देता है। कुछ गलतियों के फलस्वरूप इसे पुनः कैद करवाता है और इसे कारागार में डाल देता है। अब इब्न बतूता को लगने लगता है कि शायद ऐसा दिन नहीं आएगा कि मैं मोरक्को जा सकूंगा, लेकिन अकस्मात उसे जरूरत पड़ती है एक राजदूत भेजने की चाइना में। चीन एक राजदूत भेजना होता है। अब चीनी भाषा का विशेषज्ञ है, कई भाषाओं का विशेषज्ञ है इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के दिमाग में ख्याल आता है कि इस अभियान का नेतृत्व हम क्यों नहीं इब्न बतूता को ही दे दें। 1342 ईस्वी में इब्न बतूता को चीन राजदूत बनाकर भेजता है, लेकिन इब्न बतूता पुनः दोबारा भारत नहीं आता है। चीन से ही वह लौटकर मोरक्को चला जाता है। इस सुल्तान से वह अपना जान बचा लेता है। इब्न बतूता ने एक पुस्तक लिखी है रेहला। इस रेहला में उसने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन किया है और इस यात्रा वृत्तांत में वह बताता है कि किस तरह की व्यवस्था मोहम्मद बिन तुगलक के जो है काल में थी, मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में थी। कहता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के राज्य में डाक व्यवस्था काफी सुदृढ़ थी, प्रशासन भी काफी सुदृढ़ था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है काफी सख्ती से जो है शासन प्रशासन को देखता था। गुप्तचर व्यवस्था, मोहम्मद बिन तुगलक के काल की गुप्तचर